आज अपन करेंगे अपना लास्ट राइट करेंगे अपना फंडामेंटल राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और आज अपना फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ये आते हैं अपना आर्टिकल्स 32 से 35 तक। इसमें अपना 32 सबसे मेन है, उसको अपन सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द टाइम देंगे। बाकी को मेनली अपन डायरेक्ट रीडिंग करेंगे और एक आध केसेस होंगे तो देख लेंगे। ठीक है, 32 देखते हैं। 32 जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जो इसके अपने क्रिएटर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बोला था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये हार्ट एंड सोल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर ये नहीं होगा तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो भी है वो किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ये अपने पास एक इफेक्टिव रेमेडी देता है। जैसे अपन को आर्टिकल 14 से 31 तक, यहाँ तक पूरा अभी जितने भी अपन ने पढ़े, अलग अलग तरह के राइट्स पढ़े अपन ने। राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फिर कल्चरल राइट्स वगैरह मिले। पर उनको अपन इन्फोर्स कैसे करेंगे? राइट्स तो अपन को मिल गए, पर अगर उनका कोई वायलेशन कर रहा है तो उनको अपन को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो वहाँ उस प्रोटेक्शन के लिए अपने पास आर्टिकल 32। ठीक। जैसे अगर अपन बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वहाँ पे बहुत सारे राइट्स दिए हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंदी है, पर अपने में भी जितने बहुत लिमिटेड राइट्स हैं। जैसे चाइना में भी देख लोगे बहुत सारे राइट्स हैं, बट वहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी का एक इशू है। वहाँ पे इन्फोर्स कराना मुश्किल है, तो वहाँ पे राइट्स भले ही कितने भी दे दिए हों, उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। पर इंडिया में भले ही लिमिटेड राइट्स हैं, पर अपन उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। वाई आर्टिकल 32, इसलिए अपने राइट्स की ज्यादा वैल्यू, अपने राइट्स फंडामेंटल ज्यादा। ठीक है। इसी के साथ एक और सिमिलर होता है अपना आर्टिकल 226। इसको भी अपन साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। इसमें हाई कोर्ट की बात करी गई है, इसमें अपन सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। ठीक है। अब अपन डायरेक्ट देख लेते हैं थोड़ा। क्या लिखा है? आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर enforcement of rights conferred by this part, fundamental rights। पहला वाला क्या है? फर्स्ट क्लॉज कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed। तो फर्स्ट क्लॉज एक गारंटी दे रहा है अपन को। किस चीज की गारंटी? कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग से, ताकि आपको जो भी राइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, अपन जितने भी राइट्स अभी पढ़ के आए हैं उन सबको इन्फोर्स करवा सकें। उसके लिए यहाँ पे गारंटी दे रहा है फर्स्ट क्लॉज में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द अपना हो जाएगा अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग से क्या मतलब निकल रहा है? अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग से ये मतलब है कि इसका कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है, जो कोर्ट को ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी, बहुत फ्रीडम दी गई है कोर्ट को अपना प्रोसीडिंग डिसाइड करने के लिए, ताकि वो इन्फोर्समेंट जो भी राइट्स की करवा सके इजीली। फिर आते हैं अपन सेकंड में। सेकंड क्लॉज में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। कैसे? इंक्लूडिंग, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मेनली यहाँ पे सिर्फ 5 तरह के मेंशन किए गए हैं। 5 रिट्स हैं इसके अंदर, और ये क्लॉज 2 में दिया गया है, ध्यान रखना। क्या है? रिट्स इन द नेचर ऑफ हीबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, quo warranto और सर्शियरी, विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट, जो भी कोर्ट को सही लगे उसको, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स कंफर्ड बाय दिस पार्ट। तो पहले क्लॉज में गारंटी कर दिया कि आपको इन्फोर्समेंट का राइट रहेगा। सेकंड क्लॉज में आपको जरिया बता दिया कि कैसे आप उस गारंटी को फुलफिल करवा सकते हैं। ठीक है। और ऐसी सिमिलर पावर जो आर्टिकल क्लॉज 2 में दी गई है, ये आर्टिकल 226 में भी दी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मिल रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट को मिल रही है। ठीक। अब अपन एक एक करके सारी रिट्स को देखते हैं, रिट्स को समझते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अपनी ईबिस कॉर्पस। एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी।
टू हैव द बॉडी। तो ये रेट कब इशू होती है? ये रेट इशू होती है जब कोई इलीगल डिटेंशन है, अनलॉफुल डिटेंशन हो रहा है, तो कोर्ट वहां पे ये रेट को इशू करेगा और बोलेगा कि हमको बॉडी दिखाओ और जस्टिफाई करो कि जो तुमने उनको डिटेन किया है वो लॉफुल डिटेंशन है, आपने उनको जबरन का नहीं पकड़ के रखा है। तो ये बताने के लिए ये वाली रेट इशू होती है हीबियस कॉर्पस की। ठीक है। तो यहाँ पे जो हीबियस कॉर्पस का जनरल प्रिंसिपल है उसमें ये है कि आपको बॉडी को शो करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है कोर्ट के सामने जब भी रेट लगती है। बट अगर अपन एक बार केस देखें तो ये कन्हू सन्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग में बोला था कि जो हेबेस कॉर्पस की रेट है अंडर आर्टिकल 32, द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट वाज नॉट नेसेसरी फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द रिट पिटिशन बाय द कोर्ट। द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन्ड इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द रेट ऑफ हेबेस कॉर्पस। तो इसका अगर अपन लिटरल मीनिंग देखें हेबेस कॉर्पस का तो उसमें है यू हैव द बॉडी। तो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको पेश करना है कोर्ट के सामने। बट इस केस में बोल दिया कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पेश करना ही है, अपन बिना पेशी करे भी इस केस को डिस्पोज करवा सकते हैं, इस रिट पिटीशन को रहती करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस दी है कि डिटेंशन लीगल कब होगा। अगर डिटेंशन लीगल है तो हिबेस कॉर्पस की रेट नहीं लगेगी, क्योंकि इलीगल डिटेंशन अनलॉफुल डिटेंशन पे ही हिबेस कॉर्पस की रेट लगती है। तीन कंडीशंस बताइए क्या है कि डिटेंशन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये अपन ने आर्टिकल 21 में भी देखा था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का। तो अगर उसके अकॉर्डिंग्स में आपने प्रोसीजर फॉलो करते हुए करे हैं तो वो लीगल होगा। द लॉ मस्ट बी वैलिड, तो जो एस्टैब्लिश बाय लॉ वाला है ये वैलिड होना चाहिए। एंड द प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, तो इस लॉ में जो भी प्रोसीजर दिया है उसको आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो करना है। इफ द लॉ इज अनलॉफुल द डिटेंशन विल ऑल्सो बी अनलॉफुल। तो जो आप लॉ फॉलो कर रहे हैं अगर यही अनलॉफुल है तो इसको फॉलो करते हुए इसमें जो प्रोसीजर दिया होगा इसको फॉलो करते हुए अगर आप कोई डिटेंशन कर रहे हैं तो वो भी अनलॉफुल हो जाएगा और हीबेस कॉर्पस की रेट लग जाएगी वहां पर। द डिटेंशन इज लॉफुल इफ द कंडीशन लेड डाउन इन आर्टिकल 22 आर कंप्लाइड विद। आर्टिकल 22 में अपन ने बहुत सारे कंडीशन देखे थे, अगर वो फॉलो हो रही हैं तो डिटेंशन लीगल है और हीबेस कॉर्पस नहीं लगेगा वहां पे। ठीक है। फिर एक और केस था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या बोला था कि the writ of habeas corpus cannot only be used for releasing a prisoner illegally detained, but it will also be used for protecting him from treatment inside jails. तो habeas corpus का जनरली रखता है इलीगल डिटेंशन से बचाने के लिए। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर उसको मिस ट्रीटमेंट हो रहा है लीगल डिटेंशन के अंदर, वो लीगली डिटेन्ड है किसी भी जेल में पर उसके साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उससे भी बचाने के लिए habeas corpus की रेट लग सकती है। ठीक है? इस केस में एक और मेन बात थी, जैसे अपन ने अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स पढ़ा क्लॉज 1 में, है ना। तो कोई टाइट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही पेश करना है जैसा अपन बाकी केसेस में देखते हैं कि प्रॉपर प्लीडिंग्स वगैरह होनी चाहिए। पर जब रिट्स केस होते हैं वहां पे बहुत लूजली लिया जाता है। जैसे कि इस केस में सुनील बत्रा जो थे वो एक कॉन्विक्ट थे, वो डेथ सेंटेंस में थे, उनने एक सिर्फ लेटर लिखा जज को कि मेरे साथ मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हीबस कॉर्पस की प्रोसीडिंग में। इससे पता चलता है कि इनका प्रोसीजर जो है बहुत लूज होता है और कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कैसे उनको आगे बढ़ना है ताकि वो कंप्लीट जस्टिस कर सके। ठीक है। फिर था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, इसको हिबेस कॉर्पस केस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे मेजोरिटी डिसीजन था कि हिबेस कॉर्पस जो है, जो राइट है आपका खुद को इलीगल डिटेंशन से बचाने का, उसको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। ये मेजोरिटी डिसीजन था 4-1 का, जिसको अब एक्सेप्टेबल नहीं है ये वाला, इसको जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था। शिवकांत शुक्ला की इसको ओवररूल करते हुए कहा कि जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होती है वो इनएलिएनेबल होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस से, तो अब आप इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें हीबस कॉर्पस में कोई दिक्कत?
फिर आते हैं अपन मैंडेमस में। एक और चीज, यहाँ पे वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ। ये भी वर्डिंग यूज हो रही है, तो इससे पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम मिल रही है, लिबर्टी मिल रही है कोर्ट को, कि उसको जैसा सही लगे वो कर सकता है। फिर आते हैं अपन मैंडेमस में। सेकेंड रिट है अपनी मैंडेमस की। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। यहाँ पे क्या होता है, जनरली यहाँ पे एक कोर्ट जब ये ऑर्डर इशू करता है, ये रेट इशू करता है, तो वो वहां पे किसी को एक ऑर्डर दे रहा होता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, कि आपको अगर कोई ड्यूटी मिली है बाय लॉ, आपकी ड्यूटी है, पर आप वो नहीं कर रहे हो, तो वहां पे उस आपको कमांड करेगा कि आपको ये काम करना ही है। वहां पे उसकी एक ड्यूटी होती है, जो वो इंसान नहीं कर रहा होता, पब्लिक ऑफिशियल नहीं कर रहा होता है, वहां पे अपन उनको करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक लाइसेंसिंग बोर्ड है, उनका काम है लाइसेंस देना, ठीक है, पर वो अनजस्टिफाइड रीजंस की वजह से आपका लाइसेंस मना कर रहा है, और ये पब्लिक अथॉरिटी है, तो आप यहाँ से कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, कि ये मेरे साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहां पे मैंडेमस की रेट जारी होगी। अगर आपके बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है, तो वहां पे वो मैंडेमस की रेट दे देगा कि आपको जो ड्यूटी दी गई है वो आप करें। ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन है जिसमें ये मैंडेमस की रेट नहीं लगेगी। क्या है वो? कि अगर कोई इंसान प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लगेंगी, प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कोई है, उनके खिलाफ नहीं लगती। जो पब्लिक बॉडीज होती हैं, पब्लिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए लगती है। अगर जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है एंड नॉट मैंडेटरी, मतलब जरूरी नहीं है ये करना, ये सिर्फ डिस्क्रिशन है। जैसे आर्टिकल 15 में अपन ने देखा था कि वहां पे उनको स्टेट को सिर्फ पावर मिल रही है कि वो सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, ये उनका कंपल्शन नहीं है। तो वहां पे भी आप मैंडेमस की रेट नहीं लगवा सकते कि आप हमको रिजर्वेशन दो, क्योंकि वहां सिर्फ डिस्क्रिशन है, मैंडेटरी नहीं है कुछ भी। ठीक है। या फिर अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, आपने किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वहां उसकी ड्यूटी तो अराइज हो रही है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने की, बट वो ऐसी ड्यूटी नहीं है जहाँ पे मैंडेमस की रेट लग सके। अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करवानी है किसी की, तो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और प्रॉपर प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। फिर एक और है, ये वाला जो कंडीशन है ये सब में लगता है, सारी रेट्स में लग जाता है ऑलमोस्ट, कि अगर आपके पास एनी अदर रेमेडी है, अगर आप कोई दूसरी रेमेडी, इफेक्टिव रेमेडी होनी चाहिए, पर वो अगर आपके पास कोई दूसरी इफेक्टिव रेमेडी है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, आप नॉर्मल कोर्ट के थ्रू जाएंगे। बट ये वाला जो कंडीशन होती है ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं ली जा सकती, तो स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं लेंगे, मतलब क्योंकि अब देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास अदर रेमेडी रहेगी और वो इफेक्टिव भी हो सकती है, बट ये एक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस का केस हो जाएगा कि कोर्ट को क्या सही लगे। जैसे अभी क्लैट पीजी का, क्लैट यूजी और पीजी का ही देख लो, सुप्रीम कोर्ट गए डायरेक्ट लोग कि हमारे को रेट्स राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है जो भी, तो कोर्ट ने बोला कि आप पहले हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो उनने बोला कि आपके पास अदर रेमेडी है वो इफेक्टिव है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाइए, तो कोर्ट ने मना कर दिया, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं ले सकते, बट होते हैं। ठीक है। और एक और कंडीशन है जब मैंडेमस नहीं लगेगा, क्या? कि इट वुड वायलेट एनी लॉ, वायलेट एनी लॉ, मतलब मैंडेमस आप उनको इशू कर दें कि आप ये काम करो, वही किसी लॉ का वायलेशन हो जाएगा, तो आप ये भी नहीं कर सकते। इन केसेस, इन सारे केसेस जो हैं इनमें मैंडेमस नहीं लगेगा। ठीक है। मैंडेमस हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं अपन अपने अगले वाले पे, फिर अपना थर्ड, जो कि है अपना प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है टू फॉरबिड। यहाँ पे आपको कुछ करने से रोका जा रहा है। ये जनरली सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं, जैसे अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, वो लोअर कोर्ट्स पे पास करते हैं कि वो अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड ना जाए, उसके एक्सेस में ना चले जाएं। उसके लिए प्रोहिबिशन की रेट जारी होती है। दोनों केसेस में लगता है, अगर वो एक्सेस में जा रहे हैं या फिर जुरिस्डिक्शन एब्सेंट है, उनकी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, फिर भी वो बड़े चल रहे हैं, तब भी इन केसेस में ये प्रोहिबिशन की रेट लगेगी और उनको रोक दिया जाएगा कि वो उसको सरपास ना कर दें। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे को बताओ, मैंडेमस में और प्रोहिबिशन में डिफरेंस क्या है, तो बताएगा? छोटा सा डिफरेंस। हेलो, कोई बोल रहा है? बोल लो, गलत सलत कुछ नहीं होता, बोल लो। हम्म, देखो मैंडेमस में क्या होता है, जो आपकी लीगल ड्यूटी होती है, लीगल ड्यूटी आप नहीं कर रहे होते हो, तब मैंडेमस लगता है। प्रोहिबिशन क्या है, आपकी जो ड्यूटी है आप उसको एक्सीड कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो, या फिर जहाँ पे है नहीं वहां पे आप क्रिएट कर रहे हो। एब्सेंट है आपकी ड्यूटी, वहां पे आप उसको एक्सीड कर रहे हो, तो फिर बना रहे हो, ऐसा बोल लो। ये छोटा सा फर्क होता है इनमें। मैंडेमस में आपको बोला जा रहा है कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे एक कमांड होता है एक्टिविटी का, कि आप ये करो। पर प्रोहिबिशन में क्या होता है, इनएक्टिविटी, कि आप ये बंद कर दो जो भी आप कर रहे हो, वहीं रुक जाओ, जहाँ तक हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर आता है अपना फोर्थ, सर्शियोररी। ये प्रोहिबिशन और इनको अपन साथ साथ पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई। सर्टिफाई का से क्या मतलब है, यहाँ पे चेक किया जा रहा है, जो लोअर कोर्ट काम कर रहा है उनको चेक किया जाता है। यहाँ इसमें जब ये रिट पास होती है, तो जो लोअर कोर्ट होता है उनके सामने जो भी केस होगा उसको अपने पास ट्रांसफर कर लेगा और उसको चेक करेगा कि जो भी वैलिडिटी है इस प्रोसीडिंग की, उनको पूरा चेक करेगा। ठीक है? यहाँ पे जो प्रोहिबिशन में अपन उसको रोक रहे थे कि तुम जो कर रहे हो वहीं रुक जाओ, सर्शियरी में ऑलरेडी हो चुका होता है कुछ भी, तो उसको चेक किया जा रहा होता है। इसमें भी सेम ग्राउंड्स होते हैं बेसिकली, कि अगर आपका कुछ एक्सेस में जुरिस्डिक्शन हो गया है, या फिर जुरिस्डिक्शन था नहीं, एब्सेंट था, और आपने कोई ऑर्डर पास कर दिया है, उसके लिए होता है ना? और अगर वायलेशन है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का, ठीक है, ओके, वायलेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का, वायलेशन है तो भी वहाँ पे कोर्ट सर्टिफाई कर सकते हैं, है ना? तो प्रोहिबिशन और सर्शियरी में क्या फर्क है? प्रोहिबिशन होता है, रुको, प्रोहिबिशन होता है जब ऑनगोइंग हो, कुछ भी चल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोई प्रोसीडिंग होगी, इस पॉइंट पे चल रही है, और तब जाके प्रोहिबिशन लगता है। पर सर्शरी जब पूरा यहाँ पहुंच गए तब जाके सर्शरी लगता है, कि केस कंप्लीट होगा उसके बाद अपन उसको चेक करते हैं। ठीक है, बट देखा जाए तो ये दोनों साथ में भी लग सकते हैं। कैसे? ये एक केस है, यहाँ पे एक ऑर्डर पास हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर पास हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर पास हुआ, फिर यहाँ पे जाके पता चला कि वो उसका जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, और यहाँ तक चलना था केस, को अभी चल ही रहा था, ऑन गोइंग था केस, है ना? तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जाके प्रोहिबिशन लगा देंगे कि अब आगे नहीं बढ़ेगा, केस आगे नहीं बढ़ेगा। और ये जो ऑर्डर्स पास हुए,
इन सबको चेक करने के लिए सर्चियरी लग जाएगा। तो साथ में भी ये दोनों रेट्स लग सकते हैं। ये वाला प्रिवेंटिव होता है नेचर में, क्योंकि जो गलत होना है वो होने से पहले ही रोक लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसको एक प्रिवेंटिव माना जाता है। जबकि सर्जरी जो है वो कंप्लीट होने के बाद लगता है, इसलिए उसको करेक्टिव माना जाता है कि कोई गलती हो गई तो आप उसको सही कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई गलती हो रही है तो अपन उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, हो गई अपनी चौथी रेट। और अपनी पांचवी रेट, पांचवी और लास्ट रेट, जो कि है कोअवरेंट। इसमें क्या है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है, पब्लिक ऑफिस में कोई भी बैठा है, तो उससे पूछेंगे कि तुम किस अथॉरिटी से इधर पे बैठे हो, कि क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे कि तुम यहाँ पे बैठ सकते हो। इस रेट से ये पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि जनरली देखें तो रेट्स कब फाइल होती है, जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। बट इस वाली रेट में जब आप पूछ रहे हैं किसी से कि क्या पब्लिक ऑफिस से किस अथॉरिटी से आप बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो केस कर रहा है उसको फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। उसको बस प्राइमा फेशी ये दिखाना है कि कुछ तो गड़बड़ है इसके यहाँ बैठने में, इसकी क्वालिफिकेशन होने में, है ना। और ऑफिस जो है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, वो सब मायने नहीं रखता, वो उसमें ये रेट्स नहीं लगेंगी। एक और चीज है कि मान लो ये उसकी जॉब टाइमलाइन है, यहाँ पे उस बंदे को जॉब मिली पब्लिक ऑफिस में, वो यहाँ पे आया, तब वो डिस्qualified था, मतलब उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी इस जॉब में बैठने की, है ना। फिर यहाँ पे जाके ऐसा हुआ कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जॉब की, वो चेंज हो गई, और यहाँ पे पहुंच के वो अपने आप क्वालिफाइड हो गया, है ना। कि उसकी जो पहले की क्वालिफिकेशंस थी, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन जो चेंज हुई है वो लगाए, तो वो क्वालिफाइड है बंदा। और बाद में आप उस पर केस करना चाह रहे हैं कि ये जब यहाँ पे आप उस पे केस करना चाह रहे हैं कि जब इसका अपॉइंटमेंट हुआ तब ये डिस्क्वालिफाइड था, तो ऐसे केसेस में ये वाली रेट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी चेंज हो गए हैं, जिसके हिसाब से वो बंदा अब क्वालिफाइड है। तो मान लो अगर कोअवरेंट तो ये आला सक्सीड भी हो गया, उनकी रेट सक्सीड हो गई, और उन्होंने उस बंदे को यहाँ से जॉब से निकाल भी दिया, पर जो अथॉरिटी है वो वापस उसको अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि जो नए टर्म्स एंड कंडीशन है उनके बेसिस पे तो वो क्वालिफाइड है, तो यहाँ से क्वालिफाइड है, यहाँ से चालू हो गया उसका क्वालिफिकेशन, तो उसको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। तो कोर्ट का टाइम ही वेस्ट होगा एक तरह से। इसलिए ऐसे केसेस में यूजुअली उनको नहीं माना जाता, और ऐसे केसेस में कि जो बाद में जहाँ पे वो क्वालिफाइड हो रहा है वहाँ पे वारंट नहीं लगता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक ये पांचों रेट में, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। अरेस्ट करने के बाद क्यों पूछोगे? देखो यहाँ पे तो पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है, तो आपकी क्वालिफिकेशन चेक होती है इसमें, वारंटो में। बंदा फर्जी हो जाता है तो हाँ, ये सिर्फ उसी से पब्लिक ऑफिस से है। बट पुलिस वालों का तो आप ऐसा नहीं क्योंकि ये रेट्स जो होती हैं ये कोर्ट पास करता है ना, अपन तो क्वेश्चन करते हैं, तो आप पुलिस वाले से ये पूछ रहे हो तो आप उससे ये थोड़ी पूछोगे वारंट, आप तो उससे नॉर्मल क्वेश्चन करोगे। और अगर आपका इलीगल डिटेंशन कर रहा है कोई, अगर आपका कोई इलीगल इंटेंशन कर रहा है, मान लो आपका कोई फर्जी पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके जा रहा है, तो आप वहाँ पे हिबेस कॉर्पस की रेट लगाओगे कोर्ट में, कि इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी मेरे को अरेस्ट करने की। हम्म। नहीं, वहाँ पे रेट नहीं लगती, वहाँ पे आपके पास सीआरपीसी के राइट्स होते हैं क्वेश्चन करने के। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, ये अपना क्लॉज 2 तक हो गया, पांचों रेट देख लिया अपन ने। और यही रेट्स ना हाई कोर्ट के लिए भी रिपीट है, तो अगर आर्टिकल 2 to 6 देखोगे तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। फिर आते हैं अपन आर्टिकल क्लॉज 3 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स conferred ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉज 1 and 2। इसमें क्या बोल रहा है पहली लाइन में, कि जो पहले 1 और 2 में जो राइट्स दिए हैं वो तो है ही, उसके एडिशन में उनको किसी तरह से भी टच ना करते हुए पार्लियामेंट को पावर मिल रही है। पार्लियामेंट में बाय लॉ, कानून के उससे empower कर सकता है किसी और कोर्ट को to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the court under clause 2। clause 2 में क्या है, रिट्स की पावर्स है ना। तो इसमें क्या लिखा है, पार्लियामेंट कानून बना के किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट की, कि आप अपने लोकल लिमिट्स के अंदर आप ये सब पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ से एनी अदर कोर्ट का सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 32 में हो गया, हाई कोर्ट 226 में हो गया, बच्चे क्या बाकी के जो भी लोअर कोर्ट्स होते हैं अपने, उन सब में से किसी को भी पार्लियामेंट लॉ बना के पावर दे सकता है रिट्स जारी करने की। पर वो रहेगी सिर्फ उसके लोकल लिमिट्स के अंदर। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबको पता होगा, छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड होता है, तो उतने एरिया में से वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लॉज 4 क्या है, कि जो गारंटी है इस क्लॉज के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, वो सस्पेंड नहीं होगी। ये जनरल रूल है कि सस्पेंड नहीं होगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है, एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जहां दिया है सिर्फ उसी पे हो सकता है, आप अलग से लॉ बना के नहीं कर सकते। ऐसा क्लॉज कोड वो डिफाइन करता है, डिक्लेरेशन कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो सस्पेंड कब हो सकता है ये देख लेते हैं। 352 आर्टिकल अपना, जहाँ पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, उसके बाद आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपने हिसाब से कुछ कुछ राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे 359 के अंदर पावर आती है, अगर 352 के अंदर प्रोक्लेम्ड है तो। आर्टिकल 32 अपना कंप्लीट। हम्म। मतलब हम्म, देखो आर्टिकल, इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ अपन को राइट्स दे रहे हैं, वहां पे आपको इन्फोर्समेंट का कोई प्रोसीजर नहीं है। इन्फोर्समेंट का पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 32 में। तो अगर आर्टिकल 32 ही सस्पेंडेड है, तो जो बाकी के सारे आपके आर्टिकल्स हैं वो सभी एक तरह से सस्पेंडेड है। तो आप इमरजेंसी के दौरान उनके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। पर जब आपका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, तब आपका इन्फोर्समेंट भी वापस लागू हो जाएगा, तब जाके आप बाकी के आर्टिकल्स में जो वायोलेशन होगा वो भी आप इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट के सामने। ठीक है, फिर आते हैं अपने आगे के आर्टिकल्स में। रुको एक दो केस देख लेते हैं। हम्म, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। The wording of 32 clause 2 is so elastic that it permits all necessary adaptation without legislative sanction from time to time, so as to enable effective enforcement of the fundamental rights। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 32 क्लॉज 2 जो है वो काफी वाइड है। उसमें आप जो चाहे, जो कोर्ट जो चाहे वो उस तरह का प्रोसीजर ले सकती है, और किसी भी तरह का ऑर्डर, डायरेक्शन या रिट पास कर सकती है। वहां पे आपको बार बार लेजिस्लेटिव सैंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर जो प्रॉपर रेट मांगी गई है, मान लो किसी ने प्रोहिबिशन की रेट लगाई, बट समय आते तक सर वो कंप्लीट ही हो गया जिसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई थी,
वो वाला केस जो था वो खत्म ही हो गया, तो वहां पे सर्चरी लगना चाहिए। तो कोर्ट वहां पे ये नहीं बोलेगा कि आप ये वापस लेके जाओ सर्चरी की रिट लगाओ, नहीं, वो खुद से अपने हिसाब से सर्चरी की रिट लगा लेगा अगर उसको जरूरी लगेगा तो वहां पे बहुत इलास्टिक फ्रीडम दी है उनको। Even if the proper rate has not been paid for by the petitioner in a case, his application cannot be thrown out. Article 32 permits large discretion to the Supreme Court to give the appropriate relief. तो कोर्ट को जो सही लगे वो रिलीफ वो दे सकता है आर्टिकल 32 के अंदर। द कोर्ट कैन फ्रेम सच रेट्स एज द exigencies ऑफ अ पर्टिकुलर केस डिमांड। तो केस टू केस बेसिस पे वो अपने हिसाब से रेट्स पास कर सकता है। फिर आर्टिकल 32 से एक कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, सुना ही होगा तुम लोगों ने। उसमें क्या होता है, लोकस स्टैंडाई एक चीज होती है कि प्लेस ऑफ स्टैंडिंग। अगर आप कोई केस कर रहे हो तो आपके पास आपका वायलेशन, आपके राइट का वायलेशन होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अगर आपके खिलाफ राइट टू इक्वालिटी आपका वायलेट हो रहा है तो आप खुद जाएंगे, उसके लिए कोई और नहीं जाएगा। ये होता है लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये ट्रेडिशनल रूल क्या है कि ओनली अवेलेबल टू दोज whose फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्रिंज। पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से निकला है। इसमें जो ट्रेडिशनल रूल है ये वाला कि जिसका वायलेट हुआ सिर्फ वो जाएगा, तो ये रूल को साइडलाइन कर दिया गया एक तरह से। यहाँ पे इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक से स्पिरिटेड सिटीजन जो होते हैं वो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप। पर्सन और ग्रुप दोनों के लिए, हु बिकॉज ऑफ their सोशल पोजिशन आर अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रिलीफ। कि वो लोग कोर्ट खुद से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे अपने यहाँ बहुत पॉवर्टी में लोग जीते हैं, लिटरेसी में लोग जीते हैं, जिनको अपने राइट्स का पता ही नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल्स भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उन लोग के डिफेंस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं कोई और इंसान। ठीक है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला था कि द कोर्ट हेल्ड दैट एनी मेंबर ऑफ पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट। पर जो आदमी सामने आ रहा है किसी और के लिए, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या फिर पर्सन के लिए, उसका सफिशिएंट इंटरेस्ट भी होना चाहिए। Can approach the court for enforcing constitutional or legal rights of other persons and redressal of a common grievance. But the court also added that it would have to be decided from case to case. हर केस टू केस देखा जाएगा कि उस बंदे का जो सामने आ रहा है उसके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट है भी कि नहीं, कि वो सिर्फ मैलिफाइड इंटेंशन से आ रहा है, यानी बुरे बैड इंटेंशन से आ रहा है, या फिर उसका कोई पॉलिटिकल मोटिव है ये केस करने का। तो ये सब केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। फिर आया अपना स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौटाला का केस, 2010 का केस है। यहाँ पे इन लोग ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो प्योरिटी और सैंक्टिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए थे कि अगर कोई पिटीशन आपके सामने आ रही है पीआईएल के उसके ऊपर, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो ये 8 होंगे। हाँ, 8 है। 8 गाइडलाइंस है, क्या है। जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल को इनकरेज करना चाहिए कोर्ट को, और इफेक्टिवली डिस्करेज करना चाहिए जो फालतू के कंसिडरेशन के लिए आते हैं, जैसे कि मैलिफाइड इंटेंशन आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल मोटिव है उनका, तो उन सबको डिस्करेज करना चाहिए। Instead of every individual judge devising his own procedure of dealing with the PIL, it would be appropriate for each high court. तो इनमें बोला क्योंकि आर्टिकल 226 में भी हर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं डायरेक्टली, वहां पे भी पीआईएल का प्रोसीजर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर हाई कोर्ट को एक जनरल प्रोसीजर स्टैब्लिश करना चाहिए रफली। ऐसा नहीं कि हर जज अपने हिसाब से करेगा, तो उससे थोड़ा जो पीआईएल है वो इजी हो जाएगा इंकरेज करने के लिए पीआईएल को, और डिस्करेज करेगा जो फालतू की चीजें उनको। कोर्ट शुड प्राइमा फेसी वेरीफाई द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर बिफोर एंटरटेनिंग द पीआईएल। अगर पीआईएल आ रही है तो आप पहले जो पिटिशनर है उसको चेक करेंगे कि उसके पास प्रॉपर क्रेडेंशियल्स है कि नहीं, उसका सफिशिएंट इंटरेस्ट है कि नहीं, ये सब चीजें आप उस पर चेक करेंगे। फिर जो कंटेंट है पिटिशन का, उस सबकी करेक्टनेस को आप पहले चेक करेंगे पीआईएल में घुसने से पहले। फिर पब्लिक इंटरेस्ट भी है कि नहीं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पूरा पॉइंट ये है कि पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, तो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि सब्सटैंशियल लेवल पे है भी कि नहीं। फिर कोर्ट को इंश्योर करना चाहिए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होगा कि नहीं, ग्रेविटी ग्रेविटी भी देखनी पड़ेगी, और अगर ऐसा है तो उसको बाकी पिटिशन के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी थोड़ा, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में, इससे ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। द कोर्ट बिफोर entertaining a PIL should ensure that it is aimed at redressal of a genuine public harm या फिर public injury,
तो जेन्युइन होनी चाहिए कोई भी पब्लिक इंजरी या फिर हार्म जो कि क्लेम किया जा रहा है पीआईएल में। द कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो पर्सनल गेन, प्राइवेट मोटिव और ऑब्लिक मोटिव बिहाइंड फाइलिंग द पीआईएल। तो वही पेटिशनर को उनको चेक करना है कि उसका कोई पर्सनल गेन या फिर अलग से मोटिव तो नहीं है। The court should also ensure that the petition filed by busybody for extraneous and ulterior motives must be discouraged by imposing exemplary cost। तो अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये फालतू की पीआईएल्स फाइल करी जा रही हैं, तो वहां पे उस पे कॉस्ट लगाई जाएंगी। और एग्जेम्पलरी कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाई जाएगी ताकि वो आगे ऐसा ना करे और बाकी लोगों को के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया पीआईएल का अपना कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं अपन एक और डॉक्ट्रिन पे, डिले एंड लैचेस पे। डिले और लैचेस, इसमें क्या होता है, ये एक लीगल प्रिंसिपल होता है जहाँ पे अगर जिसमें बोला जाता है कि कोर्ट उन्हीं की हेल्प करेगा जो विजिलेंट रहते हैं। और अगर कोई अपने राइट्स के ऊपर सो रहा है यानी बहुत डिले कर रहा है, उसको पता है उसके राइट वायलेट हो रहा है बट वो बैठा हुआ है कि मेरे को कुछ नहीं होता, तो वहां पे कोर्ट उसकी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे कोर्ट रिफ्यूज कर देगा टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन फेवर ऑफ अ पार्टी हु कम्स टू द कोर्ट आफ्टर कंसिडरेबल डिले। बहुत ज्यादा ही डिले के बाद आ रहा है। और ठीक है, लैचेस के लिए गिल्टी ऑफ लैचेस है वो, मतलब उसने जानबूझ के डिले किया है। तो जो आर्टिकल 32 के अंदर रेमेडी है, वहां पे भी एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। इस आर्टिकल 32 में या फिर किसी भी रेट्स के लिए कोई लिमिटेशन सेट नहीं की गई है। एक लिमिटेशन एक्ट करके है, उसमें पूरी लिमिटेशन दी है कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आप कितने टाइम के अंदर उसका इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। पर आर्टिकल 32 में ये ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। बट अगर अगर कंसिडरेबल डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, तो वहां पे आर्टिकल 32 का भी आपको इन्फोर्समेंट से रोका जा सकता है कोर्ट के द्वारा। पर अगर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है डिले के लिए वो कन्विंसिंग है और एक्सेप्टेबल है कोर्ट के लिए, तो वो केस टू केस देखा जाएगा कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसा है। तो तब अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सही से तो आपका डिसमिस नहीं होगा इसी ग्राउंड पे, सिर्फ डिले के ग्राउंड पे, है ना। और कोई लिमिटेशन ऐसा है नहीं, तो वो केस टू केस भी देखा जाएगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, फिर मैंने बता दिया आर्टिकल 32 और 226 में सेम सेम है। बस एक फर्क है क्या, कि आर्टिकल 226 जो है वो ज्यादा वाइड है। उसमें एक टर्म लिखा है फॉर एनी अदर पर्पस। तो आर्टिकल 32 में सिर्फ आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर आर्टिकल 226 में आप कोई दूसरे लीगल राइट के लिए या फिर कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, तो पर अब वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300 ए के अंदर। तो अगर उसका वायलेशन आपके खिलाफ हो रहा है, तो आप क्योंकि वो फंडामेंटल नहीं है तो आप 32 के अंदर नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, पर आप 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हाई कोर्ट की पावर है वो देखा जाए तो थोड़ी वाइड हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में। पर जो हाई कोर्ट की पावर है वो अगेंस्ट नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली सुपीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट का थोड़ा सा। तो अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है आर्टिकल 32 में, तो वो सुपरसीड कर जाएगा कोई दूसरा ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने पहले पास किया होगा आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 को प्राइमेसी मिलेगी। ठीक है, फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट अपना आर्टिकल 32 के अंदर, वो है रेस जुडिकाटा का। ये क्या है, अ मैटर एडजस्ट, मतलब कोई मैटर है वो ऑलरेडी हर्ड एंड डिसाइडेड है पूरी तरह से, तो उस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगता है कि अगर एक बार ऑलरेडी हर्ड एंड डिसाइडेड है तो उसको फिर से नहीं खोलेंगे, बार बार सेम क्वेश्चन को रीओपन नहीं किया जाएगा अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है तो ये प्रिंसिपल को अगर अपन आर्टिकल 32 और 226 में लगाएं तो कैसा होता है। तो उसके लिए अपन केसेस देखेंगे। Daryaba versus State of UP 1961. It was held that where the matter has been heard and decided by the High Court under Article 226, the writ under 32 is barred। मतलब अगर 226 में हाई कोर्ट ने कोई राइट के लिए सुन लिया पूरी तरह से हर्ड एंड डिसाइडेड, तो आप तो वहां पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हाई कोर्ट से। तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल आर्टिकल 32 और 226 पे भी लगता है। पर इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है ये वाले केस में बताया था, गुलाम सरवार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1966।
इसमें बोला था जो रूल ऑफ रेजिड्यू काटा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? रेट ऑफ हीबस कॉर्पस, जिसमें इलीगल डिटेंशन से बचाया जाता है। इस पर रेजिड्यू काटा का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। अगर आपने हाई कोर्ट में कर दिया, वहां पे आपके फेवर में नहीं आया, तो आप हाई सुप्रीम कोर्ट में फिर से जा सकते हैं फाइल करने अंडर आर्टिकल 32। ठीक है। यहाँ यहाँ पे कोई दिक्कत? अपना आर्टिकल 32 कंप्लीट। छोटे छोटे आर्टिकल तो फटाफट कर लेते हैं अपन। आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to forces। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है जो राइट्स अपन को मिल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर, सॉरी, जो फंडामेंटल राइट जो मिल रहे हैं उनको मॉडिफाई करने का एप्लीकेशन टू फोर्सेस, तो जो जवान लोग हैं अपने आर्मी में हैं उन सबके, उसके लिए। तो बेसिकली ये एक एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर मिली है कि बाय लॉ डिटरमाइन कर सकता है कि कितने एक्सटेंट तक कोई भी राइट जो इस पार्ट में मिल रहा है वो कैसे अप्लाई होगा आगे चल के। इसमें था कि मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इनके लिए, मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, persons employed in any bureau or other organization established by the state for purposes of intelligence or counterintelligence, persons employed in or in connection with the telecommunication system set up for the purposes of any force, bureau or organization referred to in clause A to C। तो इन चार लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। वो कितना कम किया जा सकता है, कितने एक्सटेंट तक, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये लोग जो काम करते हैं वो अपनी इंडिया की पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो अगर इन लोग के फंडामेंटल राइट्स को अपन थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन लोग के लिए जो सर्विस करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, देश के लिए भी, है ना। या तो इनको पूरा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है राइट जो है, या फिर पूरी तरह से हटाया भी जा सकता है कोई भी राइट इसके अंदर, सो एज टू इंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। तो इस आर्टिकल में इसका ऑब्जेक्ट भी दे रखा है कि उनका प्रॉपर डिस्चार्ज हो सके और मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन हो सके लोगों के बीच में। क्योंकि जो आर्मी मैन होते हैं फॉर एग्जांपल, वो लोग जैसे बर्फ के इलाकों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में काम करते हैं, तो वहां पे आप उनके सारे राइट्स को फुलफिल नहीं करवा पाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गए हैं। इसलिए वहां पे थोड़ा सा उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है ना। ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे अपना, रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट, ये लैंग्वेज अपन ने एक और जगह देखी थी, जो कि था अपना आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जहाँ से अपना जुडिशियल रिव्यू को कॉन्सेप्ट आता है। वहां पे बोला था कि आप रिस्ट्रिक्ट एब्रोगेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बोला कर सकते हैं। तो ये 13 क्लॉज 2 का डायरेक्ट एक्सेप्शन है आर्टिकल 33। फिर आता है आर्टिकल 34 पे, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area। तो यहाँ पे क्या है, फिर से यहाँ पे जो राइट्स मिल रहे हैं फंडामेंटल राइट्स उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, तो यहाँ पे जो भी दिया है अभी तक, इससे पहले जितना भी दिया था वो सब मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो ये है, क्या है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई मतलब क्या होता है, पूरी तरह से माफ कर देना। इंडेमनीफाई एनी पर्सन, कोई भी इंसान, इन द सर्विस ऑफ द यूनियन या फिर स्टेट या एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence। तो दो पार्ट में है ये आर्टिकल, यहाँ तक एक है, फिर ये दूसरा पार्ट है। या तो वो इंडेमनीफाई करेगा या वो वैलिडेट करेगा क्या, एनी सेंटेंस पास्ड, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉरफीचर ऑर्डर्ड और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर कोई भी इंसान है, अगर वो यूनियन के लिए काम कर रहा है, स्टेट के लिए काम कर रहा है, या फिर कोई दूसरा पर्सन है जो कि स्टेट के लिए मेंटेनेंस या फिर रेस्टोरेशन का काम कर रहा है पब्लिक ऑर्डर के, है ना, किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है, तो ऐसे इंसान को पूरी तरह माफ किया जा सकता है उसके किसी भी एक्ट के लिए। या फिर
उसको अगर कोई सेंटेंस पास हुआ है या फिर कोई पनिशमेंट दी गई है या फिर कोई फॉरफिचर, कोई प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है या फिर कोई भी अदर एक्ट किया गया है ऐसे मार्शल लॉ के एरिया में। मान लो ये अपनी कंट्री है पूरी यहाँ पे, और यहाँ पे मार्शल लॉ लग रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अगर सेंटेंस पास हुई है या फिर किसी भी बंदे ने कोई भी एक्ट किया है तो उसको इंडेमनीफाई किया जा सकता है या फिर उसके सेंटेंस को वैलिडेट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा बाय लॉ। पर इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी? दो चीजें, कि वो मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन के लिए होना चाहिए और वो मार्शल लॉ के एरिया के अंदर होना चाहिए और मार्शल लॉ उस समय पे लागू होना चाहिए। ठीक है, ये दो रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मार्शल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है, ना कि कोई प्रोसीजर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मार्शल लॉ कैसे लगता है। मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि कोई जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर कोई मिलिट्री लॉ है, मार्शल लॉ मिलिट्री का रूल होता है, ठीक है, उसमें जो ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं वो सब सस्पेंड किए जा सकते हैं, उनको मार्शल लॉ कहते हैं अपन। फिर एक लास्ट, हाँ बोलो। नहीं, वो तो उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स होते हैं, वो नहीं होता। वो मिलिट्री लॉज होते हैं। मार्शल लॉ होता है जब अपने यहाँ जो नॉर्मल रूल्स लगते हैं, आईपीसी वगैरह मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, वो अभी लागू में है। पर अगर मिलिट्री का कंट्रोल आ गया किसी तरह एरिया में, फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन से, तो वहां पे मिलिट्री का रूल हो जाएगा। तो मिलिट्री गवर्न करने लगेगी अपनी कंट्री को या फिर उस एरिया को उस टाइम के लिए, तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं। सस्पेंड हो जाता है टेम्पररी, वहां पे तब मार्शल लॉ लगने लगता है। मिलिट्री को मतलब जैसे मान लो अभी वॉर के सिचुएशन बन रही है, अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे मिलिट्री कंट्रोल ले लेगी थोड़ा सा, कि अगर दंगे वंगे हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री को थोड़ी ज्यादा फ्रीडम लगेगी। वैसा कुछ होता है, उसमें नहीं जाएगा। फिर लास्ट आर्टिकल है अपना फंडामेंटल राइट्स का 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो यहाँ पे जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के, उनको इफेक्ट में कैसे लाएंगे? वो तो सब राइट्स अपन को दे दिए हैं, तो प्रोसीजर नहीं दिया, प्रोसीजर के यहाँ पे थोड़ा मेंशन है। क्या है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से एक्सेप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट शैल हैव, और लेजिस्लेशन शैल नॉट, लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव पावर। तो इस आर्टिकल के थ्रू सिर्फ पार्लियामेंट को पावर मिल रही है, अपने स्टेट्स अलग अलग नहीं कर सकते। किन किन चीजों पे लॉज बना सकते हैं? आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, 32, सॉरी, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, 33, 34 मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है? और ये सेकंड वाला अपन ने देखा था कि जहाँ पे भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, दो ही आर्टिकल्स है जहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। कौन से थे अपने? आर्टिकल 17 था, है ना? और एक और कौन सा था, कोई बताएगा? 23, मेरे को याद नहीं है, 23 होना चाहिए शायद तक। हाँ सही है, 23। तो आर्टिकल 17 और 23 में प्रिस्क्राइब किए गए कि पनिशमेंट दी जा सकती है, तो आर्टिकल 35 के क्लॉज ए सब क्लॉज 2 में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। एंड पार्लियामेंट शैल एज सून एज मे बी, ये सब कमेंसमेंट के रिलेटेड है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अपने पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये अपना फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे खत्म। बताओ, फंडामेंटल राइट्स अपना खत्म, किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकता है।